हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जो है, जो कौन सा है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कौन सा, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर किससे रिलेटेड है। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें हम पृथ्वी के जो आकृतियां हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह की जो आकृतियां हैं उनका विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों ये कौन सा है? हमारा 6 चैप्टर है। इससे पहले हमने दोस्तों 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हमने 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि सौरमंडल में पृथ्वी, किस प्रकार से सौरमंडल में पृथ्वी अवस्थित है। इसके बाद ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर दूसरे चैप्टर था। इसके बाद हमने देखा, फिर मानचित्र को देखा, फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को देखा। इस प्रकार से हम यहां तक देखते हुए क्या आए हैं दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वह क्या है? 6वां चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर था जिसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो परिमंडल अर्थात पृथ्वी को किस प्रकार से हमने डिवाइड करा था। पहला जो पार्ट था वह स्थल मंडल था, दूसरा जो पार्ट था वह जलमंडल था, तीसरा जो पार्ट था उसमें हमने वायुमंडल को डिवाइड करा था। फिर इसके बाद एक चौथा पार्ट लिया था जिसको हमने क्या है? जैव मंडल या जीव मंडल के रूप में देखा था। ठीक है, तो ये क्या है? 4 पार्टों में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से स्थल मंडल था, स्थल मंडल में कौन कौन से महाद्वीप हैं, किस प्रकार से बसे हुए हैं, किसका कौन सा आकार है, इस प्रकार से देखा था स्थल मंडल में। इसके बाद हमने देखा था जल मंडल, जिसमें हमने देखा था जल, बर्फ और जलवाष्प, ये तीनों अवस्थाएं किसमें आएंगी? ठीक है, जल की स्थिति में आएंगी, जो क्या है? जल मंडल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, जिसमें हमने महासागर, जो क्या है पृथ्वी पर जो 5 प्रमुख महासागर हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उनको हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल में कौन सी गैस किस प्रकार से पाई जाती हैं उनको देखा हमने। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो परतें हैं, जैसे कि आपके लिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो परतें हैं यह किस प्रकार से बनी हुई हैं और कैसे कैसे स्थिति है इनकी, तो इन्हें देखा था। इसके बाद हमने जैव मंडल को देखा था। जैव मंडल में हमने देखा कि हम उसे क्या है? 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। क्या? पहला तो जीव जगत और दूसरा पादप जगत, इनको देखा था। इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को कवर करा था। उसी तरह से आज का जो चैप्टर है वो है क्या है दोस्तों? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पर्वत किसे कहेंगे, पठार क्यों कहा जाता है और किस प्रकार से पठार की आकृतियां होती हैं। फिर इसके बाद मैदान कौन कौन से होते हैं, मैदानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस तरह से इस चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम जो पुरानी जो वीडियोस हैं उनके लिंक जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो भी आप जरूर देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वह क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं तो सबसे सिंपल सा जो पहले ही चैप्टर से पूछ लेता हूं कि देखो, उसमें एक लाइन थी सूर्य क्या है। ठीक है, तो वहां पर उसका आंसर दिया गया था सूर्य क्या है? पहला ग्रह, उपग्रह, तारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए याद रखना है, मैंने बताया था सूर्य क्या है, वहां पर बताया था कि सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, हम कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में भी। और कहा जो यूपीएससी वाले हैं और पीसीएस वाले हैं उनके लिए तो भैया मैं हमेशा कहता रहता हूं कि उनके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। उनके लिए तो बेसिक क्लियर करना ही क्या होता है? एनसीईआरटी होता है। तो इस तरह से आपके लिए यहाँ पर पढ़ना है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें सबसे पहली बात कही है पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि पृथ्वी हर जगह पे एक जैसी नहीं है। कहीं पर बहुत ऊंचा क्या है? पर्वत के रूप में रहता है, कहीं पर पठार रहेगा बीच का, और कहीं पर मैदान अवस्थित है। इस प्रकार से क्या है पृथ्वी क्या है? अवस्थित है। कई अनगिनत इसके रूप हम देखने के लिए मिलते हैं,
जो क्या है स्थल मंडल में हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह स्थल रूपों को दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गतियां हो रही हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है और कहीं पर नीचे चली जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, जिस समतल पर ये कह रहे हैं, जो लाइन लिखी है कि हम जिस समतल पर खड़े हैं वह भी क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या है, समतल पर हैं। आप देखेंगे कि भूकंप या ठीक है, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं वह क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। और क्या होता है, जैसे कि आप हमेशा देखोगे कि जो हिमालय है वह क्या है, दिन प्रतिदिन अपनी हाइट क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। क्यों हो रही है, जो परतें हैं वह आपस में क्या है, जैसे हिमालय का जो उत्पत्ति हुई है, ये क्या है, किस प्रकार से हुई है, तो ये क्या है, वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत मतलब कि दो जब प्लेट्स हैं वह क्या आपस में टकराई। ठीक है, टकराने के बाद वह ऐसी उठती ऊपर चली गई, जिसके कारण से क्या हुआ कि यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से संरचना बन गई। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय जो था वह ऊपर उठता चला गया और नीचे की जो परतें थी, ठीक है, वह आपस में अभी भी क्या है, रिएक्शन कर रही हैं और आपस में क्या है, टकरा रही हैं। ठीक है, और टकराने के बाद जो पहले हिमालय इस प्रकार, पहले ऐसा समतल दो प्लेट्स आई, फिर टकराई होंगी, फिर उठना शुरू हुई होंगी और धीरे धीरे क्या है, अभी भी हिमालय की जो हाइट है वह क्या बढ़ रही है। तो ये क्या है, जो परतें हैं वह अभी भी क्या है, मूवमेंट कर रही है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हमने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से जो परतें हैं वह किस प्रकार से गतियां करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए देखना है। ठीक है, दूसरी या बाहरी क्रिया, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह टूटकर घिसकर या जिसको हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन की क्रिया से सतह के नीचे, अपवर्दन की क्रिया के द्वारा सतह के नीचे हो रही तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा हम फिर से उसका निर्माण करते हैं। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। यह विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के वर्गीकृत करती है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे अपवर्दन और निक्षेपण, ठीक है, किस प्रकार से देखो अपवर्दन और निक्षेपण आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि जहां पर पर्वतों पर क्या होता है, कभी कभी जो दरार आपने देखी होगी, ठीक है, जो दरार होती है पहले क्या होता है, पर्वत ऐसे चिपका हुआ होता है। ठीक है, पर जैसे जैसे उसमें, जैसे ये मेरी उंगलियों के बीच में ये थोड़ा सा गैप है, ठीक है, अब यहां पर पानी भर गया, बारिश हुई, पानी भर गया, अब क्या हो गया, बहुत ऊंची हाइट पर है तो इसमें क्या है, दरार पड़ी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये क्या है, दरार पड़ी, पानी भरा और मौसम ठंडा होने के कारण ये क्या होगी, बर्फ बन गई। तो पानी का क्या हो जाता है, जब पानी जब जमता है तो क्या हो जाता है, फैलता है भैया। अब ये क्या है, इस प्रकार से पहाड़ था पहले, इस प्रकार से आकृति थी, अब जब वो जमा तो फिर कुछ डिस्टेंस हो गया, फिर पानी नीचे के लिए गया, पहले यहां पर था फिर नीचे आया, नीचे आया, इस प्रकार से क्या है, जो दरारें होती हैं वो क्या है, बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से क्या देखते हो, पहाड़ों में जो दरारें पड़ जाती हैं वह क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है ये हमको देखने के लिए मिलती है। अब यहां पर इन्होंने टॉपिक दिया है क्या, पर्वत, पहला टॉपिक इन्होंने दिया है पर्वत। स्थल रूपों का प्रमुख टॉपिक यहां पर बताया है पर्वत। ठीक है, इन्होंने पहले बताया कि दो प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, पहला तो क्या कहते हैं आंतरिक और दूसरा क्या होती है बाह्य प्रक्रियाएं। ठीक है, जिससे क्या है स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो पर्वत इसमें इन्होंने पहला टॉपिक दिया, इसे हम देखेंगे कि पर्वत होता क्या है। तो सबसे पहले पर्वत के बारे में है, पर्वत पृथ्वी की सतह को प्राकृतिक ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वतों का शिखर छोटा और आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे ये तो सभी को पता है कि पर्वत क्या होते हैं, नीचे से काफी चौड़े होते हैं और ऊपर क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सरकरा हो जाता है और नीचे क्या रहता है, इनका जो बेस रहता है वह चौड़ा रहता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। यह आसपास के क्षेत्र से, जैसे कि इसका जो आसपास का क्षेत्र है ये इससे क्या रहते हैं, काफी ऊंचे रहते हैं। ठीक है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है और कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ से
बर्फ की नदियां होती हैं जिसे हिमानी कहा जाता है। अब यहां पर देखो, जहां पर बर्फ की नदियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊंचाई पे क्या हो रहा है? बर्फ जम गई है, और बर्फ में हमेशा क्या रहती है? यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ से क्या होती है? नदियों का उद्गम होता है, और ये क्या होता है? यहाँ से नदियां निकलती हैं। तो इसे क्या कह दिया जाता है? जो यहाँ ये वाला पोर्शन रहता है जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ये मान लीजिए ऊपर का पोर्शन है, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसी पोर्शन से क्या निकलती है? नदियां, जिसे हम क्या कह देते हैं? हिमानी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जहां कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ का धरातल खड़ी ढाल पर होता है तथा कृषि योग्य भूमि नहीं होती। अब देखो, यहाँ का जो धरातल है, ठीक है, यहाँ ये जो भूमि होती है पर्वत की, वह क्या होती है? कृषि योग्य नहीं होती। पर्वतों का जो निर्माण होता है वह क्या होता है? चट्टानों एवं पत्थरों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। जहां पर पत्थर उपयोग में लिए जाएंगे वहां पर क्या होगा? जो भूमि है वह क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, और जिसके कारण यह क्या होती है? उपजाऊ नहीं होती। अब ये क्या होते हैं? बहुत तीव्र ढलान वाले होते हैं, यहाँ पर खेती करना असंभव होता है, जिसके कारण जो लोग होते हैं वह यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। क्या करना है कि यह बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ का जो धरातल होता है खड़ी ढाल होती है, और यहाँ पर जो कृषि होती है वह क्या होती है? यहाँ पर खेती करने योग्य नहीं होती है। जो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? एक पर्वत है और कई सारे पर्वत इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो ये पर्वत मिले हुए हैं इन सबको मिलाकर क्या कह दिया? श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतों की मिली हुई जो क्या होती है, कई सारे पर्वत मिले होते हैं जहां, तो उसे क्या कह दिया जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जिसमें कई सारे पर्वत जो है मिले हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट अलग है, कंचनजंगा अलग है, मैकालू अलग है, नामचा बरवा अलग है। तो ये क्या है? पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि हिमालय को भी हम क्या देखते हैं? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय कहा जाता है, फिर शिवालिक, लघु हिमालय, ऐसे करके हम कई तरह से देखते हैं, पर उसे पूरे को क्या कह दिया जाता है लास्ट में? कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। पर्वतों के मिले जुले रूप को क्या कहा दिया जाता है? यहाँ पर पर्वत श्रृंखला के रूप में देखते हैं। ठीक है, बहुत से पर्वतीय क्षेत्र समांतर क्षेत्रों के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पास, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था हिमालय कहाँ स्थित है, तो हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसे अगर हम देखें तो सीधी सीधी बात यह क्या है? भारत के उत्तर में स्थित है, जिसमें आप देखेंगे कि जो क्या होता है, ठीक है, यहां पर स्थित है, एशिया में है। अल्पस जो है वो कहां पर है? यूरोप में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और नाम दिया है एंडीज, जो क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये क्या है? हर एक महाद्वीप की अपनी अपनी क्या है? प्रमुख चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको लिए याद रखना है। हिमालय कहां पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अल्पस कहां है? यूरोप में स्थित है। और एंडीज कहां है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि हिमालय जो स्थित है वह कहां पर है, अल्पस कहां पर स्थित है, और ठीक है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें भी आपके लिए देखते हुए चलना है। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 श्रृंखलाओं में होते हैं। पहला वलित पर्वत, जिसका मैंने सबसे पहली बात बताई, यहां पर देखो पर्वतों के इन्होंने प्रकार बता दिए। वलित पर्वत, वलित पर्वत का मैंने अभी आपके लिए उदाहरण लिया। सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा था? वलित पर्वत का हिमालय। फिर इसके बाद भ्रंशोष्ण,
ठीक है। इसके बाद जो अगला जो पर्वत है वह कौन सा है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। यह क्या है, 3 प्रकार के पर्वत देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह पर्वत है ज्वलित पर्वत का। अगर आप उदाहरण देखें तो आप क्या देख लीजिए, यहां पर हिमालय देख लीजिए, यहां पर भ्रंशोस्त जो पर्वत है उसमें आप देखेंगे कि अरावली जो पर्वत है वह इस श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी पर्वत जो क्या है, ज्वालामुखी के कारण बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, और जिन्हें क्या कहा दिया जाता है, ज्वालामुखी। जैसे कि भारत में मात्र 2 ही द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ठीक है, ये आपके लिए मेरे को क्या है कमेंट में बताना है, कौन कौन से महाद्वीप ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जिनका मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूं, ये सिर्फ हमारे क्या है द्वीप समूह अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। और ये क्या है, सुसुप्त है, और एक क्या है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, उनके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वरना क्या रहेगा, मैं इसे क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है, कौन कौन से ज्वालामुखी है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन कौन से भारत में है, बस मात्र 2 ही ज्वालामुखी है। सब कुछ मैंने आपके लिए बता दिया, बस आपके लिए बस नाम बताना है इसका कौन कौन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अगली लाइन क्या कह रहा है, ठीक है। ये 3 ज्वालामुखियों के नाम बता दिए इसने। हिमालय तथा अल्पाइस वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंकु आकार है। देखो इसमें कौन कौन से, पहला नाम इन्होंने बताया हिमालय, और आल्पस, ठीक है। इन्होंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि हिमालय और आल्पस जो पर्वत श्रृंखला है वह क्या है, वलित पर्वत है। जैसा कि मैंने बताया कि वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि चट्टानों के टकराने से उठने के कारण जो चट्टानों में वलय पड़ा उसके कारण इसका निर्माण हुआ, और ये क्या कहलाया, वलित पर्वत कहलाया। जिसमें से हिमालय क्या है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में क्या है जोड़ा जाता है, लिखा जाता है। किसका नाम आता है, नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय का नाम क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। जो क्या रहते हैं, जो इनकी जो सतह रहती है, जो वलित पर्वत रहते हैं इनकी जो सतह रहती है वह क्या रहती है, उबड़ खाबड़ रहती है, और जो इनकी चोटी होती है वह क्या रहती है, शंकु आकार, मतलब कि कुछ इस प्रकार से रहती है, ठीक है। मतलब शंकु क्या होता है, इस प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार से इनकी क्या रहती है, चोटियां देखने के लिए मिलती हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने गलती कर दी, जो भारत है, भारत का जो क्या है अरावली हिल्स है, ठीक है। जो कहां है, अरावली हिल्स। मैंने कई बार बताया कि अरावली हिल्स जो है वह क्या है, कहां से कहां तक फैली है। तो ये क्या है, सबसे पुराने वलित पर्वतों में किसका नाम आता है, अरावली हिल्स का क्या है, सबसे बड़े, ठीक है, सबसे पुराने, ठीक है, सबसे पुराने वलित पर्वतों के रूप में किसका नाम आता है, अरावली हिल्स का क्या है इसमें नाम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अरावली हिल्स, जिसका क्या है, अब ये क्या है, इतना पुराना हो गया है। जो अरावली हिल्स है वह क्या है, इतना पुराना है कि उसका क्या है, अब क्या है, जैसे कि पहले क्या होता है, एक किसी भी चीज की एज होती है, उसके बाद क्या होता है, उसका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या है, जो अरावली हिल्स है वह क्या है, अपने विघटन की ओर है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है। अरावली हिल्स का कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अरावली हिल्स है, अरावली का विस्तार कितने राज्यों में, ठीक है। तो मैं हमेशा बताता हूं कि अरावली हिल्स जो है उसका विस्तार क्या है, 4 राज्यों में। कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। यह आपको गुजरात के पालमपुर से लेकर कहां तक मिलता है, दिल्ली तक देखने के लिए मिलता है। तो आप देखेंगे कि मैप में कहां से पहला पड़ता है, गुजरात, ठीक है। क्या हो गया, गुजरात। गुजरात के बाद आप देखेंगे राजस्थान, और राजस्थान के बाद इसका विस्तार आप देखेंगे हरियाणा, और लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसके दिल्ली में ये क्या है, लगभग समतल में आ जाता है, और ये क्या है, रायसीना हिल्स के नाम से भी, जो रायसीना हिल्स है वह क्या है, अरावली हिल्स का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। इसका विस्तार कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये क्या है, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। सीधी सीधी बात, कहां है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
अब इसका सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है, ठीक है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इस पर कौन सा मंदिर है, ठीक है, जो क्या है जैन मंदिर है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये अब आपको ये दोनों काम बताने, 3 चीज बतानी है। पहला, ज्वालामुखी कौन सा है, कौन कौन से हैं भारत में, ठीक है, कौन सी इसकी अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अरावली पर कौन सा मंदिर है, ठीक है, कौन सा टेंपल है या कौन सी चीज है, ठीक है। तो यह आपके लिए बताना है, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आज के होमवर्क के रूप में दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो, ठीक है, श्रृंखला है, इसमें देखो ये आपने देखा कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपवर्धन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो अरावली हिल्स है वह क्या है, अब अपने विघटन की ओर है, मतलब कि अपवर्धन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, अब घिस रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, विघटन होता है। उत्तर अमेरिका के एल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है और इसकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। जैसे कि आप देखेंगे कि अल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत जो क्या है, गोलाकार दिखाई देता है और इसकी हाइट क्या है, काफी कम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। पर यह पार्ट किसका है, वलित जो पर्वत है, ठीक है, उनका पार्ट है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है, किसका पार्ट है, वलित पर्वत का पार्ट है, यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विघटित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंशोष्ठ पर्वत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई समतल पार्ट है, ठीक है, ये कोई समतल पार्ट है, इसका कोई बहुत बड़ा पार्ट क्या हो गया, नीचे चला गया, ठीक है, इस प्रकार से नीचे चला गया। फिर यहां पर भी मान लीजिए ये भी नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, भ्रंशोष्ठ पर्वत के उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो नीचे चले गए यहाँ के, पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर चला गया, या ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला यहीं पर आ गया, तो ये क्या हो गया, भ्रंशोष्ठ पर्वत का किसका उदाहरण मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड या जो ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है इसे क्या कह दिया जाता है, उत्खंड, ठीक है। और जो ये क्या है, उत्खंड, या इसे क्या कहा जाता है, उत्खंड या हास्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हास्ट, ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है। और जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है उसे क्या है, गार्बेन, ठीक है, गार्बेन या भ्रंश, ठीक है, इसे क्या कह दिया जाता है, भ्रंश। जैसे कि आप देखेंगे कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है तो वह किस प्रकार से होता है, क्या होता है, भ्रंश। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कि क्या है, नर्मदा नदी जो है वह क्या है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो कैसे निर्माण करती है, तो उसे हम आगे देखेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम को वहां पर देखेंगे। तो ये क्या रह जाता है, भ्रंश, और ये हो जाता है उत्खंड, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है, ये क्या हो जाते हैं, उत्खंड, और ये हो जाता है भ्रंश, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड और नीचे धसे हुए पार्ट को भ्रंश कहा जाता है। यूरोप का राइन घाटी, यूरोप में क्या है, जो राइन घाटी है, कौन सी घाटी है, राइन घाटी, किसकी उदाहरण है, इसी का भ्रंशोष्ठ जो घाटी जो है पर्वत, इसका उदाहरण यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। राइन घाटी और वासजेस पर्वत इसके तहत इस पर्वत तंत्र के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसमें देखनी है, एटलस में हमेशा लेके बैठो। मैं हमेशा कहता हूं कि एटलस लेके बैठो कि कौन सी चीज कहां पर है वह आपको पता चलती रहे, ठीक है। तो ये सबसे आसान सी चीज है, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको एटलस लेके बैठना होगा। देखो अब है ज्वालामुखी, अगला जो सबसे लास्ट में क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होती है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का कौन सा यहां पर एग्जाम्पल दिया है, अफ्रीका का देखो, किलिमंजारो, जो क्या है, अफ्रीका का किलिमंजारो। ये क्या है, डायरेक्ट पूछा गया है कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह आपको बताना है, सीधे सीधे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसी प्रकार जापान में स्थित, ठीक है, कौन सा है, फ्लूजियामा, जो फ्लूजियामा है वह कहां पर स्थित है,
जापान में स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जब बनता है तो वह क्या है, अपने साथ क्या है, जैसे कि वलित पर्वत उठता हुआ चला गया, उसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत भी उठता हुआ चले जाता है और ऊपर उसके जो उसका मुख होता है वहां से वह क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों पर स्थित हिमनदियों से होता है, जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये क्या है, पर्वतों का जो क्या है यूज बताया गया है कि पर्वत कितनी यूजफुल है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वह क्या स्टोर होता है। जैसे बहुत सी जो नदियां, जो झील देखेंगे आप, जैसे कि वह क्या रहती हैं, जो नदियों के जो पर्वतों के बीच में क्या हो जाती हैं, जो गड्ढे जैसे देखने के लिए मिलते हैं, वह उसमें क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या आप देखते हो कई सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो उसमें काम में आते पर्वतों पर जो क्या होती है, बर्फ जमती है, उसके कारण भी वहां पर क्या होती है, हिम नदियां निकलती हैं वहां से। तो इस प्रकार से काफी उपयोगी रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो नदियां हैं, जैसे कि आप देखोगे कि भारत की जो क्या है प्रमुख नदियां, जैसे उत्तर भारत की अगर प्रमुख नदियां देखें, चाहे सिंधु नदी तंत्र हो गया, या आप देखें सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, क्योंकि ये उत्तर भारत की है, तो ये क्या है, हमेशा पर्वतों से निकलती हैं और इनमें क्या रहता है, हमेशा पानी क्या रहता है, बहते रहता है। क्यों बहते रहता है? क्योंकि ये क्या है, पर्वतों से निकल रही है। और जहां आप दक्षिण भारत में देखोगे कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह क्या रहती हैं, सूख जाती हैं। कुछ ही नदियों को छोड़कर जो क्या है, बची हुई जो नदियां रहती हैं वह क्या होती हैं, सूख जाती हैं और जो मौसमी बारिश के आधार पर चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि वहां पर कोई स्रोत ही नहीं है जिससे क्या है, पानी पहुंच सके। जैसे कि आपने देख लिया भैया, हिमालय है, हिमालय में गंगोत्री है, गंगोत्री से हमेशा पानी मिलता रहता है। फिर यमुनोत्री है और उसके बहाव में यमुनोत्री से पानी आ गया। ठीक है, उत्तराखंड से रामगंगा से भी पानी आ गया। ठीक है, गंगा में आके मिल रहा है। ठीक है, जो गंगा भी है कई नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा, मंदाकिनी। ठीक है, आपके लिए जैसे जो पिंडारी नदी हो गई, इन सब नदियों से मिलने के बाद ही क्या है, आप देखेंगे कि क्या बनता है, अलकनंदा, मंदाकिनी मिलने के बाद क्या हो जाता है, फिर भगीरथी बनती है, भगीरथी से लास्ट में क्या बनता है, फिर गंगा बनती है। गंगा के बनने के बाद आप रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से होते हुए कई सारी नदियां जब मिलकर नीचे आती हैं तो गंगा आती है। ठीक है, गंगा के बाद क्या हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि यमुना आके मिल जाती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंडक आके मिलेगी, रामगंगा आके मिलेगी, यमुना में आके सोन मिलती है। तो इस तरह से जो नदियां हैं वह आपस में मिल जाती हैं। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि बांग्लादेश में जाके खुद ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो इतना सारा पानी लेकर आती है, कहां से, तिब्बत से। ठीक है, क्योंकि वह भी तिब्बत से बह रही है, क्योंकि मानसरोवर वाला जो एरिया है वहां से बह रही है, वह भी पानी लेकर आती है। तो ये क्या है, सब क्या है, नदियां, जो पर्वत है वहां से तो पानी लेकर आ रही है। अब आप देखेंगे दक्षिण भारत में पर्वत तो हैं, पर वहां पर इतनी ऊंचाई भी नहीं है जो क्या है उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिलती है, ना बर्फ है जिससे पानी आ सके। तो इसलिए क्या रहता है, वहां पर जो नदियां हैं वह क्या है, मौसमी नदियां हैं। कहाँ की? दक्षिण भारत की। तो इस प्रकार से क्या रहता है, पर्वत हमारे लिए क्या रहते हैं, काफी उपयोगी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। बात जो अब हम देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पठार। ये तो हमने देखा पर्वत क्या है। ठीक है, अभी पर्वत के देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे, पठारों को देखेंगे। पठार क्या होते हैं? ठीक है, पठार आसान सी भाषा में कहें, ठीक है, पठार अगर हम आसान सी भाषा में कहें, जो पर्वतों से छोटे रहते हैं और क्या रहते हैं, पर्वतों से, जैसे पर्वत काफी ऊंचे रहते हैं, पठार जो क्या रहते हैं, पर्वतों से छोटे रहते हैं और क्या है, समतल से ऊंचे रहते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, पठार कह दिया जाता है। पठार की जो ऊपरी सतह होती है, जैसे कि आपने देखा कि पर्वत की जो ऊपरी सतह होती है वह क्या होती है, शंकु आकार होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पठार होते हैं वह क्या, उनकी जो ऊपरी सतह होती है वह क्या होती है, एक मेज के समान होती है। मतलब कि ऊपरी सतह क्या होती है, समतल होती है। ठीक है, पठार क्या होती है, जो पठार की जो ऊपरी सतह आप देखेंगे वह क्या हमें समतल के रूप में देखने के लिए मिलती है। पर्वत को समझ गए। इसके बाद हम देख रहे हैं पठार को, जो इनकी जो ऊपरी सतह आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या रहती है, एक समतल के रूप में हमें यहां पर
देखने के लिए मिलती है। ठीक है, पठार उठी हुई एवं सपाट सपाट भूमि होती है। पठार जो होते हैं वह उठे हुए होते हैं और क्या होते हैं, सपाट भूमि होती है। ठीक है, यह आपस के आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठे होते हैं और इनकी ऊपरी सतह मेज के समान होती है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। जो क्या है, पठार जैसे उठा हुआ तो होता है, पर्वत की तरह ही है। जैसे कि एक तरफ चलो हम पर्वत बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, पर्वत बना दिया। दूसरी तरफ हमने क्या बना दिया, पठार बना दिया। अब ये देखो इसमें क्या अंतर है, ये इसके जो ऊपर का छोर है यहां तक ही तो है, इसका ऊपर का जो पार्ट है वह क्या है, एक शंकु का आकार। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके ऊपर के पार्ट को अगर हम काट दें तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है पठार। इसके जो ढाल है वह भी तो तीक्ष्ण होंगे, जैसे पर्वत के ढाल होते हैं कि नीचे की तरफ होते हैं वह भी तीक्ष्ण होते हैं और ये भी तीक्ष्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके ढाल भी क्या होते हैं, काफी तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इसके ढाल क्या होते हैं, काफी तीक्ष्ण होते हैं और इसके कई सारे साइड्स होते हैं। जैसे कि ये हमने 2D में बना, अगर 3D में बना है तो आप देखेंगे कि पर्वत के कई सारे ढाल होते हैं। जैसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह से उतरने के लिए। जैसे पर्वत में देखेंगे, सबने पता होगा यार कि किस प्रकार से पर्वत होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यह हमें देखने के लिए मिलते हैं। पर्वत की सतह पठार के नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में जो दक्कन का पठार है, जैसे कि आप देखेंगे जो भारत का ठीक है, ये मान लीजिए दक्षिण भारत हो गया। अब ये दक्कन का जो पठार है, यहां से आप देखेंगे कि ये जो पठार है ये क्या रहता है, दक्कन के पठार पे हम देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरफ भी फैला हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, उसे हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम सीधे सीधे मेन चीज पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये दक्कन का पठार है। ये क्या है, जो सबसे पुराना पठारों में इसकी क्या होती है, काउंटिंग होती है। किसकी, भारत के दक्कन के पठार की। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार ये इसी प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर की क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्या है, देखो यहां पर हमें पठार के बारे में सबसे पहली चीज बात पता चली कि तिब्बत का पठार ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये सारी चीज नोट करते हुए चलना। सबसे ऊंचा पठार, जैसे कि हमने देखा पिछले चैप्टर में कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, कौन सा महासागर इसकी आकृति बनाता है, कौन सा सबसे ऊंचा पठार पर्वत है, कौन सा सबसे गहरी गर्त है। तो इन सब चीजों को हमने पिछले चैप्टर में देखा। वैसे ही इस चैप्टर में हमें पता चला कि देखो किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। फ्लूरेजिया कहाँ है, जापान में है। ठीक है, भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी है वह भी देखेंगे हम, है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा, तिब्बत का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है, भारत में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो कौन से क्षेत्र में, आप मैप में देख के बताइए कौन से क्षेत्र में। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वह क्या इस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पठार है वह क्या है, आपके लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार विश्व में भी कुछ इसी प्रकार से क्या है, आपके लिए यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगे, पठार देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी क्या है, हम स्थल रूपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थल रूपों में पठार को भी, पर्वत को देखा, फिर अब हम क्या देख रहे हैं, पठार को देख रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। देखो अफ्रीका का जो पठार है वह किसके लिए फेमस है, सोने के लिए। ठीक है, सोने के लिए और हीरे के लिए क्या है, काफी फेमस है। वहीं दूसरा भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, जहां से दामोदर नदी होकर बहती है, वह किसके लिए फेमस है, आपके लिए याद रखना है
किसके लिए फेमस है? कोयला, ठीक है, कोयला, मैग्नीशियम, लोहा जैसे जो पदार्थ हैं उनके बहुत बड़े भंडार के रूप में क्या देखने के लिए मिलता है हमें? तो यह छोटा नागपुर का पठार। पठार क्या रहता है? हमारे लिए खनिजों का एक भरपूर भंडार के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे हम कई सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलाशय होते हैं, जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि ये क्या है? पठार है। अब पठार में क्या होते हैं? जैसे कि नदी आई और काफी तेज आई, उसके बाद ये क्या हो गई? अचानक से नीचे गिर गई, तो जिसके कारण ये क्या है? नीचे गिरती है, वहीं पर क्या हो जाता है? इसे ही हम क्या कह देते हैं? जलप्रपात कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हुंडरू जलप्रपात देखेंगे, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में आप देखेंगे कि हुंडरू जलप्रपात हो गया, कर्नाटक का जोंग जलप्रपात हो गया, ठीक है। इस प्रकार के कई प्रकार के हमें यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, किसके? जलप्रपात के। किसके कारण? छोटा क्या है? पठार के कारण, ठीक है। किसके कारण? पठार के कारण हमें कई सारे जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपके लिए याद रखना। इसके बाद लावा जो पठार होते हैं उनमें क्या होती है? काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। अब जब हम मिट्टी को देखेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि काली मिट्टी किस प्रकार से उपयोगी होती है। काली मिट्टी को हम क्यों स्वाकृषि खेती मिट्टी कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? आधी तो खुद ही क्या हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? खुद ही जो क्या होती है, हम लोग जो किसानी के लिए क्या होता है कि इससे क्या होता है, बार बार जो ट्रैक्टर वगैरह से हम जो खुदाई वगैरह करते हैं, जिससे क्या है नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, वो जो प्रक्रिया होती है वह स्वतः ही क्या हो जाती है? काली मिट्टी में हो जाती है, जिसके कारण इसे स्वकृषि मिट्टी के रूप में भी क्या है जानते हैं। किसे? काली मिट्टी को। काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपयोगी है। भारत में अगर देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये काफी फेमस है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कपास होती है, मूंगफली होती है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो कहाँ मिलती है? हमें इस क्षेत्र में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यह क्या है? आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अब अगला है हमारा, ये तो था पूरा पठार। पठार के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से पठार का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मैदान। मैदान क्या है? मैदान को अगर हम आसान सी भाषा में कहें, जो नदियों द्वारा पर्वतों या पठारों के अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण, ठीक है, जो क्या होती है? मिट्टी या कोई भी चीज इकट्ठी होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, एक मिनट, मैदान, नदियां मान लो, नदियां क्या है? पठार, जो क्या है? पठार या पर्वतों से कई सारी चीजें लेके आती है, जैसे अपने साथ पत्थर, पठार, किसी भी पठार या पर्वत को काटा उनने तो मिट्टियां अपने साथ लेकर आती हैं, जिसके कारण वह क्या है? पर्वतों का अपवर्तन करती है, और मैदान के जो कुछ क्षेत्र जो समतल होता है, पर्वतों को छोड़कर जब वह नीचे आती हैं तो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती हैं। पर वह क्या करती हैं? जब वह समतल पर आती हैं तो वह क्या करती हैं? उन्हीं सब चीजों को क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है? निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। मतलब उनने जो चीजें लाई, जो नदियां अपने साथ जो मिट्टी वगैरह, मलबा वगैरह जो भी लाई, उनने क्या कर दिया? उसे छोड़ दिया, जिसके कारण अपवर्तन और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण जो क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? पर्वतों के क्षेपण से और नदियों द्वारा उन अपसादों को लाने के बाद उसे निक्षेपण करने के बाद क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है, जिससे क्या होती है? कई सारी, ठीक है, मिट्टियां हमें देखते हैं कि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा इस क्षेत्र में जहां पर नदियों मैदान पाया जाता है, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जड़ोर मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जड़ोर मृदा। क्योंकि नदियां जो लाती हैं अपने साथ मिट्टी, वह क्या होती है? काफी उपजाऊ होती है, और वह मिट्टी को लाकर क्या कर देती है? छोड़ देती है, जिसे क्या कह देते हैं? जड़ोर मृदा। तो ये क्या होता है? मैदान। जैसे कि हमने देखा कि मैदान में क्या रहता है, पर्वतों में देखा कि पर्वतों में क्या होती है? एक भूमि जो रहती है कृषि योग्य नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, और क्या होती है? बिल्कुल तीव्र ढलान की होती है। वहीं जो मैदान होते हैं वह क्या होते हैं? समतल होते हैं। क्या होते हैं? समतल होते हैं। और इनमें क्या होता है? यह क्या होते हैं? कृषि के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उपयोगी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पर्वतों पर क्या रहता है कि जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। वहीं अगर हम देखें तो मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। पहली, पानी भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, क्योंकि नदियां यहाँ पर क्या है?
अपने साथ मृदा भी आती है, तो उस पानी भी अवेलेबल है, ठीक है, समतल भी है जिससे कृषि भी करी जा सके। तो इसलिए क्या है, काफी उपयोगी रहता है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, परिवहन में भी क्या होती है, काफी सुविधा रहती है कि आप जब एक समतल भूमि पर जब चलते हैं तो आपके लिए चढ़ना आसान होता है। वहीं अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि आप, नॉर्मल सी बात है, अगर आप कभी भी पर्वतों पर नहीं गए, चलो मैंने मान लिया आप कभी भी पर्वतों पर नहीं गए, आप कभी भी चढ़ाई पर नहीं चढ़े, ठीक है, पर आप अपने घर में सीढ़ियों पर तो चढ़े होंगे। अगर आप दिन में 10 बार भी अगर सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो क्या हो जाते हो, थक जाते हो। वहीं अगर आप 10 चक्कर अगर समतल पर लगाते हो तो क्या रहता है, उस वो चढ़ने में आपके लिए आसानी रहती है। तो उस यही क्या होता है, मैदानों में होता है। तो मैदानों में सारी चीजें जो रहती हैं वो मैदानों में उपलब्ध हो जाती है। तो जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है, मैदानों में। अब यहां पर आपके लिए क्या है, 3 ऐसे राज्यों को देखना है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कहां पाई जाती है सर्वाधिक जनसंख्या, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो सबसे पहले पाई जाती है यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कहां पाई जाती है, बिहार में, ठीक है। तो इन 3 जगहों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर हम देखें कि जो क्या है, अगर जनसंख्या घनत्व देखें और इन सब चीजों को देखें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वही ये 2011 के आंकड़े बता रहा हूं मैं, ठीक है। पर अगर हम वहीं देखें तो दूसरी तरफ अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जैसे कि उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इन जो क्षेत्र है इनमें क्या है, बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कृषि बहुत ही गिनी चुनी चीजों की आप कृषि कर सकते हो, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, जीवन जीना क्या हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यूपी में गंगा जो क्या है, बहुत ही बड़ी नदी है जिसका अपवाह तंत्र काफी फैला हुआ है, जो क्या है प्रमुख रूप से देखी जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र भी समतल क्षेत्र है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो समुद्र तट से भी लगा हुआ है जहां पे अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। भैया बिहार देख लो, बिहार में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी बिहार में सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों? जनसंख्या अब कुछ पूछेंगे, जनसंख्या में और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर होता है। तो जो जनसंख्या घनत्व होता है वह क्या होता है, जैसे कि हमने माना कि यूपी जो क्या है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा है, ठीक है। अब चौथे नंबर का सबसे बड़ा है, वहीं बिहार देखो तो यूपी से काफी छोटा है, ठीक है। तो जिसमें यूपी से काफी छोटा है पर जनसंख्या क्या है, वहां पर भी तो निवास कर रही है, पर वह क्या है, यूपी की तुलना में बहुत ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास कर रही है, बिहार में, ठीक है, क्षेत्रफल में, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या घनत्व के बारे में आप देखिए तो क्या है, प्रति 1000 वर्ग स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, प्रति 1000 वर्ग स्क्वायर में, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, जो जनसंख्या निवास करती है उसे ही क्या कह दिया जाता है, जनसंख्या घनत्व कह दिया जाता है। जैसे कि 1000 किलोमीटर ये, 1000 किलोमीटर ये, तो इसमें जो जनसंख्या निवास करेगी वह क्या रहेगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। क्योंकि यहां पर क्या रहता है कि जनसंख्या बिखरी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ अगर घनत्व की बात करें तो जनसंख्या क्या है, इकट्ठी है। तो कहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो इस प्रकार से क्या है, मैदानों में आप ये सारी चीजें देखने के लिए आपके लिए मिलती है। तो आप देखिए मैदानों के बारे में क्या लिखा है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और रमणीय भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियां या उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो इन्होंने वही बात कह दी जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कि जो क्या होता है, नदियों की सहायता से बने होते हैं। जैसे कि पर्वतों का अपवर्तन करने के बाद नीचे लाके निक्षेपण कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया, ठीक है। नदियां पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपवर्तित करती हैं। वे अपवर्तित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे की ओर आती हैं और उसे क्या है, जिसमें वे क्या कहलाती है, पत्थर, बालू, सिल्ट, और वे घाटियों में लाकर उसे निक्षेपण कर देती हैं। इसी निक्षेपण के कारण मैदानों का निर्माण होता है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी यहाँ पर कि किस प्रकार से क्या है, वो लाई और उन्होंने निक्षेपण कर दिया, जिसके कारण मैदानों का निर्माण हो गया, ठीक है। सामान्यतः मैदान बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण बहुत आसानी से किया जाता है, इसलिए ये मैदान
मैदानों में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। जो मैंने बताया जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो क्या है मैदानों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? यहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती हैं जिसके कारण जो जनसंख्या रहती है इन्हें आसानी रहती है यहाँ पर निवास करने के लिए, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये क्या है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान के बनाने एवं खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह बात खेती के लिए काफी उपयुक्त रहता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसे कि आप अगर हम देखें तो गंगा का मैदान कहाँ रहता है, अधिकतर जो विस्तार है इसका यूपी बिहार में इसका क्या है अधिकतर विस्तार है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। स्थल रूप, अगली जो हेडिंग है वह है स्थल रूप एवं लोग। ठीक है, क्या है स्थल रूप एवं लोग। तो इसमें क्या कहा है, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन काफी कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफी आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होती है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र रहता है, पठार जो क्षेत्र रहता है और क्या रहता है जो क्या है मैदान है, वह किस प्रकार से एक दूसरे में चेंजेस होता है। अगर आप देखेंगे कि जो मैदान है, मैदान में रहने वाले लोगों के जो वस्त्र हैं वह अलग तरीके से पहनते हैं, और वहीं अगर आप दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के कपड़े देखें तो वह क्या है काफी मोटे कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्या है काफी बड़ा अंतर आ जाता है। बोल चाल विविधता तो हमें बोली में भी देखने के लिए मिलती है, पर हम जो वहां की कंडीशन के बारे में बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती हैं। यह आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम इसके अनेक खतरों को कम कर सकते हैं। इन्होंने कहा है जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़ जैसी ये जो घटनाएं हैं इनके बारे में हम क्या है लोगों को जागरूक कर इनसे होने वाले जो नुकसान है, चाहे वह जान का हो चाहे माल का हो, उसे क्या है काफी कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप के समय हमें क्या है घर से बाहर रहना चाहिए, खुले मैदान में रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो क्या होती है बाढ़ के टाइम अगर आप देखें तो बाढ़ के टाइम नदी से दूर और क्या है ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए जहां तक क्या है बाढ़ का पानी ना पहुंचे। ज्वालामुखी जो उद्गार है उससे दूर चला जाना चाहिए, जिससे क्या है जो ज्वालामुखी का जो लावा है, जो विस्फोट है वह क्या है हम तक ना पहुंच सके। इस प्रकार से जो जान और माल का जो क्या है हानि को हम क्या है कम कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया जो क्या है कुछ भू आकृतियां पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूपों के रूप में हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे। पहला तो ज्वालामुखी कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं, अगर आप नहीं बताते हैं तो उनका मैं आंसर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से हैं भारत में, मैंने सब कुछ बताया आपके लिए। 2 हैं, कहां पर पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बतानी है जो मैंने आपसे क्या है इस वीडियो में पूछी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।